बांग्लादेश इज नॉट अ थ्रेट। जब नरेंद्र मोदी वहां बांग्लादेश गए थे तो वो खालिदा जिया से मिले थे। वो आसपास की जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा डर ये है कि भारत बड़ा ना हो जाए। भारत बड़ा है, वो हमें ना निगल जाए। बांग्लादेश के साथ जिस तरह के हालात बन रहे हैं भारत के, वो दुश्मन बन रहा है। ये जो वहाँ पे जो कहानी घट रही है, एंटी इंडिया नैरेटिव से ही सर्वाइवल है। शेख हसीना और मोदी सरकार ने मिलकर और उनको स्ट्रेटन किया, अपना आपस में आदान प्रदान करके। और लेकिन वहाँ पाकिस्तान की पकड़, चाइना की पकड़ तो बहुत मजबूत हो रही है, क्योंकि वो हमेशा से रही है। जब भी ये राइट विंगर वहाँ पे आते हैं, जैसे कि वहाँ पर दो टाइप की फोर्सेस हैं। एक बेगम हसीना की है, वो सेक्युलर है, और जिया की साइड वाले जो लोग हैं वो इस्लामिस्ट है, इस्लामिक वो हैं, रेडिकल हैं। रिश्ते हैं ये खराब हो रहे हैं, चूंकि शेख हसीना को हमने यहाँ पे जगह दी है, शरण दिया है। इसके पीछे कोई और कहानी भी आपको दिखती है? ये लोग प्रयास चाहे कितना भी कर लें कि भारत से अलग हो जाएं, भारत से डिपेंडेंट ना रहें, भारत के ऊपर ऑटोनॉमी बना के चलें या काउंटर इंडिया करके और वो अपना रास्ता खोज पाएं, तलाश पाएं, वो नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान अगर हम देखें तो कितने अलग हैं, क्या एक जैसे हैं? अगर बात मुसलमान की करें तो वो तो तकरीबन एक ही मुस्लिम उम्मा को मानते हैं। भारत का इस पे क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है। उस देश में आप अराजकता फैला रहे थे, उसने फौज का और पुलिस का इस्तेमाल किया, उसमें लोग मारे गए। But this is giving a platform to Pakistan. पाकिस्तान तो खुद अपना नहीं संभाल पा रहा। सेना को बिल्कुल अपॉलिटिकल दिखना और होना चाहिए। सैनिक चाहे भूतपूर्व भी क्यों ना हो, वो टोपी और मेडल लगा के और वो आपका स्पोक्स पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कमरे में आतंकवादी है और मेरे को नहीं पता लगे उस कमरे में कहाँ बैठा हुआ है वो, तो मैं उसको छोटे से कोई कहीं खिड़की का कोई छेद है या दरवाजे के नीचे जगह है, उसमें नीचे स्लिप इन कर दूंगा। कितना फैसिनेटिंग है फौजी की लाइफ, मुझे तो यही लग रहा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो कभी बेहद अच्छे हुआ करते थे, वो अब नाजुक मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं झड़प की, लिंचिंग की। 1971 के बाद अगर हम देखें तो जो रिश्ते थे भारत और बांग्लादेश के बीच, उसकी नींव डगमगाई हुई दिखाई दे रही है। जिस भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने में खून पसीना बहाया, आज उसी देश में भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे 6 महीनों में कैसे बिगड़े भारत बांग्लादेश के संबंध, भारत विरोधी कार्ड और कट्टरपंथी उभार, चिकन नेक कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों के खतरे, और भविष्य में भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति, सबका विश्लेषण किया जाएगा। स्वागत है इस बातचीत में कर्नल दानवीर सिंह का, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ सेना में सेवा नहीं की, बल्कि नेतृत्व, रणनीति और राष्ट्रभक्ति का असली अर्थ जिया है। कर्नल दानवीर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं हम उसी पर चर्चा करते हैं। वैसे आपके साथ तो बैठकर जितने भी पॉडकास्ट किए जाएं कम है, एक स्टोर हाउस है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जिस तरह के हालात बन रहे हैं भारत के, क्या लग रहा है कि मतलब एक हमारा दोस्त जो था वो दुश्मन बन रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बांग्लादेश का कैरेक्टर आपको समझना पड़ेगा। बांग्लादेश का कैरेक्टर इसी तरीके का रहा है, आज से नहीं, जब से मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के मुखिया बने तभी से ही एक विरोधाभास भी रहा है, और उनका मर्डर भी इसी चक्कर में हुआ। और उसके बाद में जिया आए और उसके बाद में उनकी बेगम आई, तो ये सब अपने हिसाब से राइट विंगर थे वहाँ पर, थोड़ा इस्लामिस्ट थे। अब कुछ ज़्यादा हो गए हैं, और लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि शेख हसीना से पहले वाले दौर में, जब खालिदा जिया इक़्तिदार में थी, तब भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, हमारी बीएसएफ और उनकी बीडीआर, बांग्लादेश राइफल्स, इनके बीच में अक्सर फायरिंग हुआ करती थी। ओके। हम लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग की बातें सुनी है, लेकिन अभी लोगों के जहन में नहीं होगा
अगर गूगल करेंगे तो पता लगेगा। पहले बहुत अक्सर किन बातों पर ये क्लैश होता था? बॉर्डर रिलेटेड, कैटल स्मगलिंग और बहुत सारी चीजें। ओपन बॉर्डर था तो बहुत हुआ करती थी, मेघालय साइड में हुआ करती थी, असम साइड में। लेकिन कूटनीतिक तौर पे हालात ऐसे नहीं थे। और नहीं, मैं वही उसी चीज को मैं डेवलप कर रहा हूं। तो फायरिंग हुआ करती थी और एक वाकया हुआ था जिसमें हमारे बीएसएफ के जवानों को लिंच कर दिया गया था, और मेरे ख्याल से 2 या 4 ऐसे थे जो मेरे को याद आ रहा है अभी, और उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। अगर आप बिल्कुल मेरे दिमाग में आ रहा है वो डंडे के ऊपर लटका के उनको डेड बॉडीज को लेके आए थे। तो ये एक सिचुएशन थी। और बांग्लादेश के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके कैंप सारे बांग्लादेश में हुआ करते थे। शेख हसीना के आने के बाद में उन्होंने सीन को पलटी किया और उन्होंने वो सारे कैंप्स वहाँ से नदारत किए। टेररिस्ट जो है उनको इंडिया को सौंपा। कुछ लोग भाग के चाइना चले गए, कुछ बर्मा चले गए। और बॉर्डर के जो एनक्लेव्स थे, एनक्लेव का मतलब है कि जो पार्टीशन हुआ, मेजॉरिटी वाले इलाके पाकिस्तान में चले गए, तो कुछ ऐसे आइलैंड्स थे कि वो है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन वो हिंदू मेजॉरिटी था तो वो एक आइलैंड बना हुआ था इनसाइड बांग्लादेश, तो वो इंडिया का एनक्लेव था। तो ऐसे ऐसे थे। वो शेख हसीना और मोदी सरकार ने मिलकर और उनको स्ट्रेटन किया, अपना आपस में आदान प्रदान करके, और बॉर्डर को बिल्कुल स्ट्रेट किया। तो ये एक इशू था। आप पूछ रही थी ना कि पहले क्यों होती थी फायरिंग, क्योंकि अब आप जाएंगे अपने एनक्लेव में तो आपको रास्ता चाहिए, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी ना किसी वजह से वो चीजें इश्यूज थी। अब वो सारी चीज सिचुएशन पलट दी। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि वहां पर 2 टाइप की फोर्सेस हैं। एक बेगम हसीना की है, अवामी लीग वाली जो वो है, वो लिबरल है, वो सेकुलर है। और जिया की साइड वाले जो लोग हैं वो इस्लामिस्ट है, इस्लामिक वो हैं, रेडिकल हैं, बट इतने ज़्यादा रेडिकल भी नहीं है। लेकिन जमायत इस्लामी उनकी बेसिकली राइट विंगर है। तो ये बांग्लादेश की राइट विंग है और हसीना जो है बांग्लादेश की सेंटर लेफ्ट थी। बिल्कुल। अब ये जो वहाँ पे जो कहानी घट रही है, इससे मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल नरेटिव उसी नरेटिव से है, एंटी इंडिया नरेटिव से ही सर्वाइवल है। जो वहाँ का राइट विंग है, जिया एंड जमायत इस्लामी, आज से नहीं 1974 से इनका सर्वाइवल एंटी इंडिया पे ही रहा है। पहले फरक्का बैराज के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ रहती थी, अभी भी तीस्ता वाटर को लेकर है। तो एक इशू है वहाँ पर, उनको ये लगता है कि भारत जो है हमारे अंदर दखल देता है। तो ये उनके जहन में भरा हुआ है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, वो इसको बहुत सीरियसली समझती है। आई विश कि भारत इंटरफेयर करता होता और उसकी पकड़ होती। इसका मेरे को दुख है कि भारत की वहाँ पर पकड़ नहीं है, क्योंकि आपके नेबरिंग कंट्री में जहाँ पर ऐसे अस्थिरता होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपकी नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका की पकड़ वहाँ पर है और आपके बिल्कुल कमरे से कमरा लगा हुआ है और आपकी वहाँ पे पकड़ नहीं है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान की पकड़, चाइना की पकड़ तो बहुत मजबूत हो रही है, क्योंकि वो हमेशा से रही है। जब भी ये राइट विंगर वहाँ पे आते हैं तो चाइना की पकड़ भी वहाँ पे रहती है और पाकिस्तान की पकड़ भी वहाँ पे रहती है। इरशाद, जनरल इरशाद जो थे, वो उनके टाइम, उनकी रजीम में, खालिदा जिया की रजीम में, ये इन सारी रजीम में पाकिस्तान प्रो टिल्ट रहा है। ये जो रिश्ते हैं ये ख़राब हो रहे हैं, चूँकि शेख हसीना को हमने यहाँ पे जगह दी है, शरण दिया है, इसलिए ये मतलब इसके पीछे कोई और कहानी भी आपको दिखती है? वो हमने उनको पनाह दी हुई है। भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी आगे चल के एज अ कंट्री, अगर आप जो प्रो आपके रहे हैं, जो आपके फेवरेबल रहे हैं, अगर आप उनको हेल्प नहीं करेंगे, असिस्ट नहीं करेंगे, तो आपको तो पनाह देनी पड़ेगी ना। आपकी कंट्री की भी तो क्रेडिबिलिटी है। लेकिन अभी जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें शशि थरूर ने भी कहा है कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और बांग्लादेश का है वो बहुत ये ख़तरनाक हो सकता है हमारे रिश्ते के लिए, हमारे भारत के लिए।
हाउ डू यू लुक एट? देखो, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मालदीव्स में भी गो इंडिया गो के नारे लगे थे और पूरा तमाशा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव्स गए तो रेड कार्पेट वेलकम भी किया और भारत के साथ अच्छे रिश्ते भी कायम करे। देखिए, आप चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर लें, आप इतने बड़े नेबर हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस हैं आपकी, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके पक्ष में है, आपकी ग्रोथ स्टोरी बहुत बेहतर है, 8.3 के रेट पर आप ग्रो कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, कुछ इस तरीके से ही है, और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में आप शुमार हैं, तो आपको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता कोई भी। और ज़्यादा देर आर्टिफिशियल अलाइंसेस के ऊपर जिंदा भी नहीं रह सकता और दूर तक चल भी नहीं सकता। तो ये लोग प्रयास चाहे कितना भी कर लें कि भारत से अलग हो जाएं, भारत से डिपेंडेंट ना रहें भारत के ऊपर, और एक ऑटोनॉमी बना के चलें या काउंटर इंडिया करके और वो अपना रास्ता खोज पाएँ, तलाश पाएँ, वो नहीं हो पाएगा। वो नेचुरल अलाइनमेंट में नहीं आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में। यूक्रेन ने कोशिश करी कि वो नेचुरल बायस को छोड़कर और नेटो में जाए और वो कुछ एक अलग किस्म का एक नैरेटिव सेट करे जियोपॉलिटिकल, वो नहीं कर पाया। उसके हालत देखिए कंट्री की क्या है। उधर वेनेजुएला ये कोशिश कर रहा था कि वो एक इस तरीके का सिस्टम सेट करे कि वो अमेरिका से अलग रहे, मतलब बेसिकली वही सेम छोटा कंट्री बड़ा कंट्री मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला जो डायनेमिक्स है ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी बड़ा भाई छोटा भाई, ये सब जगह पे वही है। इनसिक्योरिटीज उसी तरीके की, वो कभी चल नहीं सकती। देखिए वेनेजुएला में नहीं चल पा रही ना, नहीं चलेगी, वो खराब हालत है, खराब हालत है, वो नहीं चल पाएगी। तो आप कहीं भी देखेंगे वो इस तरीके से नेचुरल उसमें नहीं चलेगी वो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें जिस तरह से पाकिस्तान से नेवी चीफ 1971 के बाद 3 डेज़ विजिट पे जाते हैं बांग्लादेश, या जिस तरह से मूवमेंट्स हम देख रहे बे ऑफ बंगाल में बढ़ रहा है बांग्लादेश का, क्या ये, और या फिर जिस तरह से चीन का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर पोर्ट्स को लेकर या फिर सबमरीन को लेकर, तो मतलब ये हम चारों तरफ से घिरे हुए नहीं महसूस? देखिए घिरे तो हैं, लेकिन थ्रेट नहीं है बांग्लादेश कोई खास। चाहे वो सबमरीन चाइना से ले ले, चाहे वो यूरो फाइटर इटली से खरीद ले जिसकी बातें चल रही हैं, चाहे पाकिस्तान के नेवी चीफ, आर्मी चीफ और अभी आसिम मुनीर भी चक्कर लगा ले, बांग्लादेश इज़ नॉट अ थ्रेट। डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, इनडायरेक्ट थ्रेट है। प्रॉक्सी वॉर करा सकता है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को समर्थन दे सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके का हिसाब किताब है, आई डोंट थिंक सो कि अब बांग्लादेश को हम इतना लीवे देंगे, देना नहीं चाहिए कि वो टेररिस्ट कैंप्स को दोबारा री इस्टेब्लिश करे, क्योंकि अगर हमने वो लीवे दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब भारत के लिए भी एक असमंजस वाली स्थिति है। हम अपने आप को बांग्लादेश का सेवियर मानते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमने बांग्लादेश को जनक है, हमने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हमने अपनी जानें कुर्बान करी और हमने लड़ाई लड़ी। और तो अगर हम कोई भी कार्रवाई करते हैं तो फिर हम प्रॉपर एनिमी स्टैंप हो जाएंगे उनके। मान लो हम कोई ऐसी जोर जबरदस्ती वाली कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ करते हैं तो वो नैरेटिव खत्म हो जाएगा। बट द काउंटर पॉइंट इज कि वो नैरेटिव तो खत्म सा ही हो गया है ऑलमोस्ट, ये है ना? तो सही कह रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन वहाँ पे बन रही है, स्पेशली जो हमारे हाई कमीशन को लेकर वहाँ बन रही है स्थिति, एम्बेसडर को लेके, माइनॉरिटीज़ को लेके, चलिए माइनॉरिटीज़ तो उनका अपना मसला है, मैं उसमें कोई कमेंट वैसे नहीं करूँगी क्योंकि जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए वहाँ पर जो उनका हाई कमीशन है जो हमारा, उसको घेराव किया। कल भी बड़े वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद में आगजनी हुई कोई सी न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस के, हाँ, और वहाँ पर एक हिंदू लड़के को भी लिंच कर दिया गया। दैट्स अ सेपरेट इशू। बट मेरे को डर यही है कि कहीं लीबिया जैसी सिचुएशन ना हो जाए।
लीबिया के अंदर अमेरिकी सिफारत खाने को इसी तरीके से घेर के और इसी तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे और घेर के और उसके अंदर लोग एंटर कर गए और एंटर करने के बाद में वहाँ पे जो एम्बेसडर था और वो सबको मार दिया गया और उसको मुझे नहीं जला लगता दिया। कि बांग्लादेश में इस तरह के हालात हो सकते हैं। अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ कर सकते हैं, बट विल इंडिया टेक इट लाइटली? दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को डर उसी चीज का लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या हमारे कोई कंटिजेंसी प्लान्स हैं, क्या हम इस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर एट हायर लेवल लोगों ने कंटिजेंसी प्लानिंग करी होगी, पक्का करी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको ऐसी स्थिति में वो इवैक्यूएट भी करने हैं वहाँ पे लोग। क्या आपके बांग्लादेश आर्मी के साथ में संबंध है? वन पेज है, कहीं से आपको अश्योरेंस मिला है कि डोंट वरी वी आर देयर? क्या है कहानी, ये तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम होगी। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि एज अ कॉमन मैन, एज ए दिस थिंग, कि क्या हम तैयार हैं? हम तैयार ही होंगे मुझे लगता है। तो अभी हम आइडिया लगा रहे हैं ना कि हम तैयार ही होंगे। आई होप कि ऐसी कोई स्थिति ना बने जो कि हमारे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाए। और जो आज तक का हमारा नैरेटिव रहा है अबाउट शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान की लिबरेशन और बांग्लादेश की लिबरेशन को लेकर, वो वैसा ही बना रहे और उसमें कोई आंच ना आए। क्योंकि देखिए, इस्लामिस्ट ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि भारत कुछ ऐसा कर दे जिससे कि वो 1971 वॉर इरेज हो जाए और एक नया उसका चेहरा नजर आए। देखिए, वो तो यही चाहेंगे ना। तो हमें उस उकसावे में भी नहीं आना है। अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें कर्नल दानवीर कि 1971 में भारत केम एज अ सेवियर टू बांग्लादेश, सो क्या हम ये माने कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो ये भूल चुके हैं कि भारत ने क्या किया उसके लिए, उनको बचाने के लिए? ये भूल रहे हैं। दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान अगर हम देखें तो कितने अलग हैं, क्या एक जैसे हैं? अगर बात मुसलमान की करें तो वो तो तकरीबन एक ही वो हैं, वो मुस्लिम उम्मा को मानते हैं। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, और मैंने राइट विंग की बात करी है, तो राइट विंग में जमायत इस्लामी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था रज़ाकारों के रूप में, और पाकिस्तान आर्मी की उन्होंने मदद करी थी। तो एक तबका है बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की साइड से खड़ा हुआ था। और जैसे ही आप भारत का एंगल लेके आते हैं कि वो उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो एक बड़ी मेजॉरिटी जो है उस तबके के साथ खड़ी हो जाती है, उस नैरेटिव के साथ खड़ी हो जाती है। अब ये भी याद रहे कि 1971 को हुए टाइम हो गया, जो नई जनरेशन है उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और क्योंकि शेख हसीना का रूल, अब लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कितने सालों से थी, उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को भी मैनेज किया था और उन्होंने भी एक एट्रोसिटीज़ करी थी और उसका एक गुस्सा था वहाँ पे लोगों में। और वो जो स्पेस थी गुस्से की, वो राइट विंगर्स ने ऑक्यूपाई कर ली। और इसलिए हम ये सब देख रहे हैं। तो इसमें शेख हसीना इज़ ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट सिचुएशन, एंड वी आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड कि हमें पता ही नहीं चला। हम एज इंडियंस और एज आर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, उसको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, क्या माहौल है। और हमें ये अगर पता चलता टाइमली, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से करते ना। पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हम जिया की पार्टी से भी करते ना। वो बात और है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी वहाँ बांग्लादेश गए थे तो वो खालिदा जिया से मिले थे वहाँ पे। जैसे फॉरेन डिग्निटरी जाता है तो मिलते हैं। जैसे राहुल गांधी ने अभी ये उठाया कि जी पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो वेल, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ नो रोल टू प्ले इन दैट। वो तो जो आया होता है उसके ऊपर होता है, भाई मैं इससे मिलना चाहता हूँ तो मेरी एम्बेसी में भेजिए। तो वो एग्जैक्टली तो ये जब गए थे वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब, तो वो मिले हैं खालिदा जिया से बांग्लादेश में।
हम और इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करते और आइडिया हमें लगता, हम शेख हसीना को भी एडवाइस करते, कुछ करते, लेकिन वी वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज। तो एक ये भी एक इशू है, वी वर कैजुअल अबाउट इट और वॉट एवर द रीजन वॉज। और ये इशू मुसलमान और ये वाला नहीं है, श्रीलंका के अंदर भी ये अंदर से डर है। आपने मालदीव्स में देखा ये डर था, नेपाल में ये डर है। नेपाल तो हिंदू कंट्री है, नेपाल के अंदर डर है कि इंडिया बहुत बड़ा है, एक सेंसिटिविटी है उसको लेकर। बांग्लादेश के अंदर शुरू से है। तो क्या मतलब आसपास की जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा डर ये है कि भारत बड़ा ना हो जाए? भारत बड़ा है, वो हमें ना निगल जाए। हाँ, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो निकल जाएगा शायद, ये सोचते हैं। भारत है बड़ा। भारत की खासियत ये है कि भारत को नहीं पता कि वो कितना बड़ा है। और ये आज से नहीं है, सदियों से रही है ये कहानी कि भारत को कभी पता ही नहीं चला कि वो कितना बड़ा है। वाह, आई टोटली एग्री विथ यू। और इसी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। यू लुक एट द हिस्ट्री, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं तो भावुक हो जाती हूँ भारत का सुन के। होना भी चाहिए, सीरियसली मुझे लगता है कि हाँ, होना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट्स हम देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, क्या हम ये माने कि मतलब ये एक खतरा हमारे लिए हो सकता है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करना, ज़्यादा कोशिश करना कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए, इंडियन वाटर्स में उनका एंटर करना? क्या ये लग रहा है कि मतलब हाउ डू? देखिए, सबसे पहली बात, अभी भी हालात हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में ख़राब नहीं हुए हैं। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी की है। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी एक्सरसाइजेज भी करती है, आपस में लोगों का आदान प्रदान भी है, फ़ौजियों का कोर्सेज हमारे यहाँ भी करते हैं, हम भी उधर जाके कर रहे हैं। अभी पॉलिटिकल सिचुएशन और नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है हमको कि सब कुछ लूट गया है। ऐसा लूटा नहीं है। और इस पूरे खेल में मेरे को लग रहा है कि अमेरिका का बहुत तगड़ा रोल है। यूनिस जो हैं, ये तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि ये अमेरिकन चाइल्ड हैं। और ये बेसिकली तो इसीलिए लेके खड़े करे गए हैं कि इंडिया को काउंटर किया जाए, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर था वो काफ़ी ज़्यादा था। और उस इन्फ्लुएंस के चलते अमेरिकन इन्फ्लुएंस को दरकिनार किया गया था। लेकिन शेख हसीना भी बैलेंस करके चल रही थी। वो चाइनीज़ को पैंडर कर रही थी, चाइनीज़ बांग्लादेश के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। इनफैक्ट उनके अपदस्थ होने से एक दो दिन पहले ही तो वो चाइना में थी और उन्होंने काफ़ी डील भी किया, काफ़ी डील भी कर रही थी। तो वो चाइना को लेके आ रही थी इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी। और अमेरिका ना चाहता है कि चाइना का ज़्यादा डोमिनेंस हो और इंडिया का तो बिल्कुल भी ना हो। बिकॉज आपको क्रिएट ही इसी काम के लिए किया था कि इंडिया को चेक में रखने के लिए। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड टू कीप इंडिया इन चेक। तो इंडिया इन चेक फिर नहीं रहता ना अगर इंडिया वहां पे हावी हो जाए तो। बिल्कुल। तो ये तो CIA का बहुत अच्छा गेम प्लान रहा। CIA और ISI, डोंट फॉरगेट कि जमायत इस्लामी की लॉयल्टीज आज भी पाकिस्तान के साथ है। वो जो रजाकार जो लोग हुआ करते थे, उनके डिसेंडेंट्स और वो पॉलिटिकल थॉट तो है ना, वो अभी भी पाकिस्तान के साथ में। तो ISI की बड़ी अच्छी पकड़ है वहाँ पर। और ISI का मतलब है कि CIA की भी पकड़ है। तो ये दोनों की वहाँ पे पकड़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी पकड़ नहीं है। तो ये है, तो ये पॉलिटिक्स है। इट डज नॉट मीन कि आपकी पूरी टफ उन्होंने हत्या ली, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ लूट गया है, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप जब सेना में रहे तो काफ़ी मिलना जुलना आपका बांग्लादेशी ऑफिसर्स से होता होगा।
क्या मतलब सोच कैसी रहती? मेरा तो अभी भी हुआ था कुछ दिन पहले। अच्छा। मैं तो उनके बांग्लादेश के जनरल साहब आए हुए थे और उनके मेजर कैप्टन 3-4 ऑफिसर थे। बहुत अच्छी सोच है उनकी और बड़े अच्छी तरह मिलते हैं वो, नॉर्मल बहुत फ्रेंडली तरीके से। और अभी मेरे जान पहचान के लोग हैं जो कि फौज में अभी कोर्स कर रहे हैं, लॉन्ग कोर्सेज कर रहे हैं, उनके साथ में बांग्लादेशी ऑफिसर्स भी कोर्स कर रहे हैं। कूल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा वो नफरत वाला कोई सीन नहीं है। बांग्लादेश के साथ में हम जो पॉलिटिक्स जो हो रही है वहाँ पे उस नज़रिए से देख रहे हैं। और अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए तो इतना बड़ा बांग्लादेश है, उसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने हिंदू लिंच हो गए और कितना जन सैलाब वहाँ पे भारत के दूतावास के बाहर आ गया। इसका आप आइडिया लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वहाँ पे वो है, आर्टिफिशियल है, मैनिपुलेटेड है, क्या है वो, ये कृत्रिम है या नेचुरल है कि ऑर्गेनिक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे हम जब इस तरह की बातें सुनते हैं बांग्लादेश से आते हुए कि 7 सिस्टर्स को अलग कर दिया जाएगा, तो वो जो मैं चाहूँगी थोड़ा आप समझाएं कि ये कितना वल्नरेबल है, ये चिकन नेक। तो वल्नरेबल है, डिसरप्शन किया जा सकता है, वनरेबल है, बट ऐसा नहीं है कि वो वनरेबिलिटी हमारे प्लानर्स ने रखी नहीं है दिमाग में। वनरेबिलिटी को अच्छी तरह केटर फॉर किया गया है और अगर वनरेबिलिटी हमारी है तो वनरेबिलिटी अगले की भी है। कैसा है, मतलब आपने तो देखा होगा वो, मैं बहुत पतला सा एक कॉरिडोर है, पर 25-26 किलोमीटर चौड़ा है, बहुत ही छोटा है वो। तो बांग्लादेश से अगर आप स्ट्राइक करके आप अलग थलग कर सकते हैं 7 सिस्टर्स को, टेक्निकली कर सकते हैं आप, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? आपकी कैपेसिटी है वो? नहीं है। किस मायने में? कैपेसिटी उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। उसका मतलब है कि ऑल आउट वॉर है और क्या आप झेल पाएंगे? आपने सरप्राइज करके आपने कर लिया साहब, 1-2 दिन के लिए आपने कर लिया, अचीव कर, उसके बाद क्या होगा आपका? आप ये सोच के देखिए ना कि आपने वो कर लिया, चलिए ठीक है साहब, 7 सिस्टर्स आपने कर ली साहब, अलग कर ली साहब, 24 घंटे के लिए कर ली, 48 घंटे के लिए कर ली, चलिए बहुत खुश आपको दे देते हैं, 1 महीने के लिए चलिए आपने कर ली। फिर 1 महीना तो यार बहुत बड़ा हो गया, आपने 10-5 दिन के लिए कर लिया आपने, मतलब वो कॉरिडोर पे कब्जा करके आपने नेपाल से बॉर्डर मिला लिया थोड़ी देर के लिए, तो फिर आगे क्या होगा? उसके बाद क्या होगा ये बताइए ना। खेल तो उसके बाद का है ना, आपने कर तो दिया। भारतीय सेना अरे खत्म हो जाएगा। जब 71 में रचना रची जा सकती है तो वो 2026 में भी रची जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही छोटा कंट्री है, वो उसकी आर्म फोर्सेस ऐसा कुछ नहीं है। मानते हैं कि बांग्लादेश एक छोटा देश है, लेकिन उसको जो सपोर्ट करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी के फटे में हाथ नहीं डालता है। यूक्रेन पूरी लड़ाई लड़ रहा है, सब पैसा दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, सब ठीक है, लेकिन कोई आगे खड़ा हुआ है वहां लड़ने के लिए? कोई नहीं आता। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये सिर्फ कहने की बातें, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ेंगे और कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। और वो अगर 7 सिस्टर को अलग करने के लिए अगर वो आक्रामक रूप धारण करेंगे तो कोई नहीं आएगा और भारत को नाराज कोई नहीं कर पाएगा। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, भारत को आप नाराज नहीं कर सकते आज की तारीख में। भारत की स्थिति मतलब कि अगर हम देखें तो बीते कुछ सालों में काफी मजबूत हुई है। 100% मजबूत हुई है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जब सारी दुनिया का बुरा हाल है। तो आपको क्या लगता है कर्नल दानवीर की ये जो शेख हसीना को लेकर जो मांगे उठ रही हैं, उनके एक्सट्रेडिशन को लेकर, भारत का इस पे क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है। किस चीज का सेडिशन है वो? भाई आपने उस देश में आप अराजकता फैला रहे थे एज ए राइट, इस्लामिस्ट जो है उसने फौज का और पुलिस का इस्तेमाल किया, उसमें लोग मारे गए। उसमें क्या सेडिशन है? मेरे को तो कोई सेडिशन नहीं लगता। और वो इंडिया की फ्रेंड रही हैं तो इंडिया का फर्ज बनता है कि हम उनकी रक्षा करें, चाहे कुछ भी हो। हम ये और हमारी प्रवृत्ति भी रही है। But this is giving a platform to Pakistan to... नहीं, पाकिस्तान तो खुद अपना नहीं संभाल पा रहा। पाकिस्तान तो अपना नहीं संभाल पा रहा, वो भारत के चक्कर में तो और
वो मैडगी वाली वो है ना कि भाई घोड़े के चलता है तो उसमें तकबक तकबक आती है और मैं चलती हूँ तो उसमें आवाज नहीं आती, तो मेरे पैर में भी नाल लगा दो, वो है ना पुरानी, और उस चक्कर में खुद मर जाती है मैडगी। तो पाकिस्तान कितना भी वो कर ले क्या मतलब, हाँ प्लेटफॉर्म मिलता है उनको, एक ओपनिंग तो मिली है ना, ओपनिंग तो मिल गई, बिल्कुल बिल्कुल ओपनिंग मिल गई। बट बात यह है कि क्या आप में वो ओपनिंग को डेवलप करके क्या आप में वो कैपेसिटी है? आंसर इज नो। चाइना जैसा कंट्री नेपाल के अंदर वो नहीं कर पाया जो सोच रहा था, वो ओली साहब बाहर निकल गए। इट इज नॉट सो इजी। आप टेम्परेरीली आप जरूर कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हैं, बट उससे पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाए ऐसा नहीं होगा। भारतीय सेना की ताकत का बखान करने अगर मैं आपको कहूं तो आप क्या कहेंगे? अगर बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं तो ओवरऑल तो हाईली प्रोफेशनल आर्मी है और बहुत ही प्रोफेशनल इथॉस है और पावरफुल है, काफ़ी पावरफुल है। और अब तो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हमारा इंडिजनाइजेशन, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया काफ़ी तरक्की पर है और उससे आपकी कैपेबिलिटी भी इन्हेंस हुई है और कैपेसिटी भी इन्हेंस हुई है। कैपेबिलिटी बोले तो आपकी काबिलियत को एक्शन करने की, और उस एक्शन को सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए आपकी कैपेसिटी वो भी है आपके पास में। आपके पास में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए का। आप जियो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग भी हुए हैं, आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ी है। बस एक ही जगह पे मेरे को कभी कभी तकलीफ होती है कि आर्मी का ओवर एक्सपोजर इन मीडिया एंड पॉलिटिक्स। ये कैन यू इलैबोरेट? हाँ, इसको मैं इलैबोरेट करूं। जैसे मैं ये कहूँगा कि जैसे वेटरन्स फौज छोड़ के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन बनते हैं, वो एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट पदों पर रहकर और पॉलिटिकल सिग्नलिंग देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरे को लगता है कि ये ठीक नहीं है सेना के लिए। सेना को बिल्कुल अपॉलिटिकल दिखना और होना चाहिए, और सैनिक चाहे भूतपूर्व भी क्यों ना हो, वो टोपी और मेडल लगा के और वो आपका स्पोक्सपर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर वहाँ पर आर्मी को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, आर्मी की वॉइस बन के दिखने लगते हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, चर्चिल यूके के प्रधानमंत्री थे, बट कितने लोगों को मालूम है कि वो फौज के कैप्टन भी थे? कभी उन्होंने मेडल और टोपियां लगा के कभी या उस तरीके से बात करी? नहीं। कितने लोगों को मालूम है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश मरीन पायलट था, मेजर था? किसी को नहीं मालूम। पुतिन खुद फौज के कर्नल थे। आप एक बार पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर आप ये सब चीजें उठा के साइड में रख देते हैं, फिर आप उनको प्रॉप बना के और फिर आप वो मैसेजिंग करने की कोशिश नहीं करते। ये हमें कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो इमेजेस जो है वो एक अच्छा रूप स्वरूप पेश नहीं करती फौज में, फौजी जवानों में, फौजी अफसरों में, जो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। वो सब नहीं करना चाहिए। आर्मी नेवी एयरफोर्स के अधिकारी भी हैं इन यूनिफॉर्म, वो भी कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि ऐसे लगता है कि ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड है। वो नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आर्मी को बिल्कुल अलग और अपॉलिटिकल रहना चाहिए, बिल्कुल अलग। और आर्मी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मीडिया में भी नहीं होना चाहिए। आई एग्री। आर्मी का भी उस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से होने लग गया। दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक होता है नैरेटिव, दुनिया में एक नैरेटिव भेजना, एक नैरेटिव, और एक आप हर चीज़ को लेकर आप बैठे हुए हैं। नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है, जिसका कोई मतलब भी नहीं हो रहा है, आप वो लेके आप टीवी में बैठे हुए हैं, वो कोई मतलब नहीं है।
आर्मी को लेकर आप टीवी पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके जो उसकी जो प्रोग्राम की तासीर है वो पॉलिटिकल है। ये एक आप बड़ा चेंज शिफ्ट देख रहे हैं। हाँ, हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, वो तो दुकान खोल के बैठा हुआ है बेचारा, उसको तो अपनी दुकान चलानी है, टीवी वाला तो वो तो अपनी चला रहा है। लेकिन आपको ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी है कि मेरे को किस तरीके के प्रोग्राम्स का प्रोत्साहन देना है जिससे कि वो पॉलिटिकल ना लगे, क्योंकि आप प्योरली उसको मिलिट्री रखेंगे तो फिर वो प्राइवेट चैनल में चलेगा नहीं। अभी तो आपका कोई चीज का इनॉग्रेशन हो रहा है तो आप सारे रिपोर्टर्स को बुला लेते हैं, वहां पे पहुंच जाते हो और फिर उसके अंदर आप वो उसमें तड़का लगाने लग जाते हैं, फिर उसका एक एंगल अलग हो जाता है, फिर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वो पॉलिटिकल प्रोग्राम दिखने लगता है वो। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से अच्छी नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि इंडिजिनस इक्विपमेंट्स और हम ऐसे मतलब बना रहे हैं, उसमें ड्रोन्स भी होंगे। बहुत कुछ है, ड्रोन्स तो बहुत ही एक छोटी चीज है। तो जैसे ये वॉरफेयर बिल्कुल बदल रहा है, उसमें ड्रोन्स की क्या मतलब पोजीशनिंग तो बहुत की जा रही है। बट ड्रोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ड्रोन्स बेसिकली कॉन्टैक्ट लेस वॉरफेयर है, उसके अंदर ड्रोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक मेजर प्लेयर साबित होगी, चाहे वो ड्रोन्स हो चाहे वो कुछ भी हो सेना के अंदर, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बड़ा रहेगा। और सो बेसिकली फ्यूचर वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द रूलर ऑन द बैटलफील्ड। एंड हाउ इक्विप्ड इज इंडिया? इंडिया इज वेल इक्विप्ड। इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स को में काफ़ी हमारी प्रोग्रेस है और हमारे पास ड्रोन कैपेबिलिटी काफ़ी उम्दा है और मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रोन्स आर अवेलेबल इन इंडिया। एट पार विथ व्हाट वी आर सेइंग? ओ बहुत, नॉट इवन बेटर, इवन बेटर। हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हमारे बहुत अच्छे हैं। क्या होता है ये? दुश्मन के ड्रोन्स को बर्बाद करने का जो लेयर्ड सिस्टम है हमारा वो अच्छा है। तो दैट इज हाउ यू मिक्स, यू नो, इट इज नॉट स्टैंड अलोन कि आपके पास सिर्फ ड्रोन्स हैं उससे काम चल रहा है, लेकिन आपके ड्रोन्स तो जा रहे हैं लेकिन उसके ड्रोन्स को भी तो रोकना है। बिल्कुल। तो वो हमारी अच्छी काबिलियत है। तो ये सारा मिक्स अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ है। चाहे वो मैन्ड ड्रोन्स भी आ गए हैं, अभी हम 2 मैन ड्रोन्स की भी बात कर रहे हैं। जो आपने कभी देखा होगा कि ड्रोन टैक्सीज, तो उसके मिलिट्री वर्जन्स भी आ गए हैं। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि उसमें सैनिक को बिठाइए और एक जगह से दूसरी जगह भेज दीजिए ड्रोन। तो वो तो एज गुड एज एन एयरक्राफ्ट। इट इज एन एयरक्राफ्ट। ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट, पायलटलेस एयरक्राफ्ट। अभी भी पायलटलेस है, उसमें आप कुर्सियां हैं और उसमें जाके बैठ जाइए, आप सीट बेल्ट लगा के वो जाएगा और वहां पे उतर जाएगा। तो फिर एक फाइटर जेट और इसमें क्या अंतर है? फाइटर जेट तो लड़ाई के काम है, ये तो आपकी एयर टैक्सी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। आपको नीचे से ऊपर पहाड़ी की पोस्ट पे जाना है, वो वैसे चढ़ने में 6 घंटे लगेंगे। ड्रोन में बैठिए 10 मिनट में ऊपर उतारेगा, ऊपर से नीचे लेके आएगा, बस हो गया काम। स्पीड हो गई, मूवमेंट हो गई। तो ये इस तरीके की भी चीजें बन चुकी हैं। मैं तो अभी पीछे 15 तारीख को ही देख के आया हूँ। क्या? यही। अच्छा। ड्रोन ओके। अभी डिस्प्ले में था ये, अगर आप इसको, डुअल यूज ड्रोन है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और तो डुअल यूज ड्रोन्स हैं हमारे पास में आर्म ड्रोन्स हैं, हमारे पास में कामाकाजी ड्रोन्स हैं, हमारे पास में स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, हमारे पास में इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस वाले ड्रोन्स हैं, हमारे पास में मीडियम एल्टीट्यूड वाले ड्रोन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रोन्स हैं, हमारे पास में नियर स्पेस वाले ड्रोन्स हैं। What does it mean, near space? नियर स्पेस मीन्स कि 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर ऊपर, जो कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट, जहाँ पे मान लो आपको 90 किलोमीटर ऊपर
आपको कुछ सर्विलेंस डिवाइस रखना है तो आपको एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ेगी। अब आपके पास अपना ड्रोन है, सोलर पार्ट, एक्सेलेंट। हो जाएगा वो 48 घंटे, 1 महीना ऊपर ही उड़ता रहेगा 60, 70, 80 किलोमीटर की हाइट पर, एक ही जगह पर। ये आपकी कैपेबिलिटी है, तो आपकी कैपेबिलिटी बहुत है। बट हमने जिस तरह से अभी देखा कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर में देखा या हम यूक्रेन वाले में भी देख रहे हैं, मतलब अ लॉट ऑफ यूज ऑफ ड्रोन्स आर हैपनिंग। ड्रोन बहुत है हमारे पास। मैंने आपको बोला ना कि सबसे छोटा ड्रोन इस साइज का है। वो क्या करेगा इतना छोटा? अगर एक कोई कमरे में आतंकवादी है और मेरे को नहीं पता लगे उस कमरे में कहाँ बैठा हुआ है वो, तो मैं उसको छोटे से कोई कहीं खिड़की का कोई छेद है या दरवाजे के नीचे जगह है उसमें नीचे स्लिप इन कर दूंगा, ओके। वो अंदर जाके बता देगा। या मैं कहीं दूर हूँ, मैं दूर से उसको उड़ा दूंगा, वो उड़ के जाएगा खिड़की में से घुस के और पूरे घर का चक्कर लगा के आपको इमेजरी पूरी पता चल जाएगी, इंफॉर्मेशन। और ये सुदर्शन चक्र क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन चक्र। सो इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंद्रजाल? मतलब ये सब एक दूसरे से मैच्ड है, एक रडार कवरेज है और एक सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र बेसिकली हम S-400 को सुदर्शन चक्र बोलते हैं, और इंद्रजाल जो है ये पूरा का पूरा जाल है, नेटवर्क है पूरा। बना दीजिए आप इसको, एक डोम का शक्ल दे दीजिए, और इसके अंदर अलग अलग लेयर्ड एयर डिफेंस हो गई। तो कहीं से भी कोई हमला आएगा तो अलग अलग टाइप की मिसाइल्स और प्रणालियां हैं जो टैकल करेंगी। तो ये कि जाल है, और इस जाल के अंदर सुदर्शन चक्र बहुत सारे होंगे छोटे छोटे। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे आयरन डोम की तरह है? हाँ, सॉर्ट ऑफ आयरन डोम। बेसिकली आपका एयर डिफेंस कवच कह लें ना आप इसको। अब इसको कुछ भी नाम देते रहिए आप, बट इसके अंदर आपका रेडार कवरेज है, सैटेलाइट कवरेज है, इसके अंदर आपका यूएवी फीड है, इसके अंदर आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि एयर डोमिनेंस में काम करेंगे। आपके S-400 जैसे सुदर्शन चक्र हैं, आपके आकाश मिसाइलें हैं, आपकी V-SHORAD है, आपकी L-70 गन्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। वो सब मिला के अलग अलग लेवल पे आपको 30 किलोमीटर ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी है, उसको ध्वस्त करना है तो हम ज़मीन से 30 किलोमीटर ऊपर और टारगेट से 400 किलोमीटर की दूरी पर हम उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन मान लो कि वही चीज़ तो और अंदर आ जाती है तो फिर वो दूसरी मिसाइल है उसको टैकल करेगी। फिर कहीं से कोई एयरक्राफ्ट आता है हमारी टेरिटरी में, उसको टैकल करने के लिए अलग सिस्टम है। कोई यूएवी आता है, उसको टैकल करने के लिए अलग गन्स हैं। तो अलग अलग लेयर है। कोई 2 किलोमीटर तक ऊपर देख रही है, कोई 30 किलोमीटर तक देख रही है, कोई 5 किलोमीटर की रेंज में देख रही है, कोई 400 किलोमीटर की रेंज में देख रही है। तो अलग अलग हिसाब से। फैसिनेटिंग है फौजी की लाइफ, मुझे तो ये लग रहा है। फैसिनेटिंग क्या, काम है, नौकरी करते हैं सब अपना अपना काम। नौकरी नहीं, दिल जिगर सब लगाते हैं। हाँ, जो भी है, मतलब वो है तो है। आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस कौन कौन से रहे? मेरी लाइफ के ऑपरेशंस इम्पोर्टेंट तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने JNK में बहुत सर्व किया है। मैंने लेह लद्दाख, सियाचिन, फिर आप इधर आ जाइए गांदरबल, कुपवाड़ा और तंगधार, कश्मीर घाटी की बात हो रही है। और फिर अगर रजौरी पूंछ में चले जाइए तो मेरे पुंछ और रजौरी का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट की सारी चीज़ें सब जगह पे नौकरी करी है, और इनके अंदर जाहिर सी बात है ऑपरेशंस भी करे हैं। और फिर मैंने एम्फीबियस एनवायरनमेंट में भी काम किया है। तो नेवी के साथ बहुत काम किया है मैंने, फॉरेन नेवीज़ के साथ में काम किया है। फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी नौकरी करी है, तो वहाँ का भी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, जंगल वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है। कुछ बातें बताइए हमें जंगल वॉरफेयर की, कैसा होता है, मतलब किस तरह से करते हैं?
जंगल वॉरफेयर हो, चाहे सियाचिन हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, इन सब के अंदर सबसे जो बेसिक अंडरलाइन है वो है सर्वाइवेबिलिटी। एक फौजी के लिए पहला ऑब्वियसली जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ेंगे। तो जिंदा कैसे रहा जाए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, मैं बताता हूँ। सियाचिन की तो मालूम ही है, लोग बोलते हैं -30 -40 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो एक ये चैलेंज है। तो वो वहाँ पर टेम्परेचर रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको हैपो है, हैको है, मतलब कि आपके लंग्स में पानी भर जाता है, आपके ब्रेन में पानी भर जाता है, सियाचिन वगैरह। हाँ, क्योंकि एयर प्रेशर कम है तो आपकी डेथ होती है। आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ब्रेन हेमरेजेस हो जाते हैं। ये तो ये सर्वाइवल इश्यूज है। ठंड बहुत ज़्यादा है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाते हैं। तो कैसे कंट्रोल करते हैं कि हाँ, सब ना तो, हो? तो इसकी लंबी सारी प्रोसेसेस हैं। आपको अपने सिस्टम को ठीक रखना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो एक वो एनवायरनमेंट में सरवाइव करने का वो है। एवलांच प्रोन है, काउंटर एवलांच ड्रिल्स हैं, क्रेवासेस हैं, आप वो दर्रे में गिर जाएं तो बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की अलग अलग ट्रेनिंग होती है उसकी बाकायदा। इसी तरह जंगल वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग होती है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कुछ ऐसे जंगल हैं वहाँ पर कि आप दोपहर में 12 बजे आप उस जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन नीचे इतना घना अंधेरा है कि आपको शायद नीचे टॉर्च भी यूज़ करनी पड़े। ओके। तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के जानवर हैं, अलग अलग किस्म के इंसेक्ट्स हैं, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ इस तरीके की हैं। ह्यूमिडिटी बहुत है। अगर आप को अंदाज़ा नहीं है तो आप तो उस ह्यूमिडिटी में 1 घंटा भी खड़े नहीं हो पाएंगे, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। पानी का बहुत इशू है वहाँ पर। क्या पानी अवेलेबल जो है उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं और वो हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है। वहाँ पे लोगों को एमोबाइसिस वाली इश्यूज लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं जो वहाँ पे रह के आते हैं। और एमोबाइसिस बोले तो लूज मोशन वाली कहानी लाइफ लॉन्ग रहती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो ऐसे भी केसेस हैं। और एनिमल रिलेटेड हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं। तो वो भी एक सर्वाइवल है वहाँ पे, कैसे सर्वाइव करना है, क्या है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, मतलब एकेडमी में ट्रेनिंग आपकी होती है, उसके बाद ये अलग अलग रीजन के एकेडमी में तो बेसिक ट्रेनिंग होती है कि कपड़ा कैसे पहनना है और हथियार कैसे पकड़ना है, और उसको बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें कोई। फिर ये मान लिया कि आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट हो जाए तो वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, पहले ट्रेनिंग होगी जी। कितने दिनों की? हमारे टाइम में तो 1 महीने की होती थी। और मान लिया देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, तो फिर 1 महीने का टाइम कहाँ है ट्रेनिंग देने का? मतलब ट्रेनिंग पक्का होगी, बगैर ट्रेनिंग के आप ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन एकदम से नहीं पड़ेगी। वहाँ पे बहुत सारी फौज पड़ी है क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल करने के लिए। और आपका सर्विस में कभी ना कभी तो वहाँ चक्कर लगा ही होता है। तो क्वाइट अ फ्यू पीपल आर ऑलरेडी ट्रेन्ड, तो अलग से ट्रेनिंग होती है, इंटरनल ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो मतलब वो इशू नहीं है, कहने का मेरा मतलब है। और इनके जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो एकेडमी में भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, तो कोई अनजान नहीं होता है बेसिकली। आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था? मेरे को जो बिल्कुल मज़ा नहीं आया वो नॉर्थ ईस्ट का ही टेन्योर था। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्या हाँ, वहाँ पे वहाँ के एक तो जो टेररिस्ट थे वो भी कोई दमदार नहीं थे, कोई ऐसे ही 3rd क्लास टाइप ही लगे, कोई ज़्यादा दम वाला नहीं था काम। और मतलब कि टेररिस्ट भी हो और वो भी कट्टों के साथ चल रहा हो तो क्या मज़ा आएगा, उसमें कोई मज़ा नहीं है। सबसे मज़ा चैलेंजिंग कश्मीर में ही आया। और कश्मीर में भी लोकल कश्मीरी बिल्कुल डरपोक और बेकार आदमी होता है। जो अच्छा फाइटर होता है वो पाकिस्तानी या अफगानी, वो बढ़िया फाइटर होते हैं, उनसे बड़े लंबे लंबे एनकाउंटर चलते हैं, लड़ाई अच्छी होती है। और
वहाँ पे थोड़ा सा फौजी टाइप फील आता है। कोई इनकाउंटर की कहानी सुनाइए। इनकाउंटर की कहानी मैं आपको कैसे सुनाऊं? एनकाउंटर्स में एक कहानी तो मैंने कितनी बार सुना दी है, तो हर जगह पे सुन चुके हैं, तो मैं वही सोच रहा था कि कौन सी कहानी सुनाऊं, मैं अपनी सुनाऊं या किसी और की सुनाऊं। तो क्योंकि मैंने अपनी काफ़ी सुना दी है तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। अपनी भी सुना दीजिए। मैं अपने दोस्त की सुनाता हूँ। ओके, क्या नाम है दोस्त का? संजय चौहान। ओके। मेरे साथ ही मेरी कंपनी में ही था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, एमएससी करी हुई, काफ़ी अच्छा सिंपल और शांत स्वभाव का लड़का, फिजिकली फिट, दौड़ने भागने में बहुत अच्छा था वो। और वो राज राइफल में कमीशन हुआ। और ये बात पंजगाम की है, 90s की बात है। उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क काफ़ी अच्छा बन गया था और एंगेजमेंट हो गई थी, शादी के लिए जा रहा था या एंगेजमेंट के लिए जा रहा था, छुट्टी अप्रूव हो गई थी। और छुट्टी से एक दिन पहले ही उसको खबर मिली कि XYZ गांव में जो मीटिंग का इंतज़ार हो रहा था और वो होने वाली है अब। तो इसने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी कि ठीक है मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पर काम कर रहा था वो बहुत पहले से, तो मैं वो करता हूँ। तो ये अपना भेष चेंज करके और ये उधर गए और वहाँ मस्जिद में मीटिंग थी। और उस मीटिंग में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी थे और इनफैक्ट पाकिस्तानी थे, अफ़गानी तो कोई आता नहीं था तब, पठान पठून और पंजाबी ये लोग थे, लोकल्स भी थे। लेकिन लोकल वहाँ पर जो टेररिस्ट था उस टाइम में और आज भी, वो बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिस्ट रहा है। वो इक्का दुक्का कोई केस आ जाता है जो कि लगता है कि बहुत भारी फाइटर नहीं है वो, कश्मीरी इज़ नॉट अ फाइटर। तो ये वहाँ गए, ये भी गए, इनकी भी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थी, बाल लंबे लंबे थे, ये भी उसी लिबास में रहते थे। इंटेलिजेंस गैदर वैदर करना और उन लोगों में उनके जैसा दिखना, घुल मिल जाने के लिए ऐसे रहते थे। तो वो वहाँ गए और उस मीटिंग में ये भी बैठ गए जाके। ये मेरे ख्याल से 4 लोग थे, शायद 4 थे, 2 ऑफिसर थे और 2 सिपाही थे ये। तो ये मीटिंग में बैठ गए और मीटिंग चलती रही। और लेकिन उसमें जो ये टेररिस्ट थे, इनको किसी को शक हुआ कि ये अपने आदमी नहीं है। तो जब वो शक हो गया तो इनको भी पता लग गया कि भाई शक हो गया है। तो फिर ये मस्जिद से निकल के दौड़ के इन्होंने पोजीशन ली और फिर इनके बीच में आपस में लड़ाई चली। दुख की बात यह हुई कि जो इनकी पार्टी इनके सपोर्ट में थी वो इनकी हेल्प करने नहीं आ पाई। एक बड़ा विचित्र केस है जिसमें जो वो पार्टी कमांडर था उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ बाद में। वो डर गए। ऐसा भी होता है, इंसान है बेसिकली। तो वो डर गए और ये बेचारे अकेले पड़ गए, घिर गए, लड़ाई लड़ी, इनका एम्युनिशन ख़त्म हो गया, इनको पकड़ लिया गया। Sad. और उसके बाद इनको टॉर्चर करके मारा गया। जब इनकी डेड बॉडीज़ मिली तो नाखून निकले हुए थे, टेस्टिकल्स कटे हुए थे, आंखें निकली हुई थी, दांत तोड़े हुए थे। बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से इनको मारा गया और इनके टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बांध के हंडवारा के चौक पर फेंक दिया गया था इनको। वो इनकी डेड बॉडीज फिर जब मिली बाद में, तो इस लड़के को शौर्य चक्र मिला मरणोपरांत। और लड़ाई में इन्होंने भी कुछ आतंकवादी मारे बहरहाल। तो ये केस मैंने सुनाया कि इसमें दिलेरी भी है, इसमें धोखा भी है। तो ऐसा कभी मतलब होता होगा, ये मुझे लगता है हर फौजी उतना ही बहादुर होता है, कई बार डर भी जाता है। हो भी जाता है। अब ये केस है जो मैंने आपको सुनाया, ये हुआ ना केस और ऐसे केस हो भी जाते हैं। फौजी इंसान है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो वो ओवरवेल्म हो जाए।
अच्छा, कभी एक्साइटमेंट में आकर भी तो हम जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट में भी गलतियां होती हैं, ऐसा भी होता है। और जैसे मैंने बताया वो वैसा भी होता है। अच्छा, टेल मी समथिंग, जैसे कि आपने बताया कि ये संजय चौहान, जाहिर सी बात है कश्मीर के तो थे नहीं। कश्मीर के नहीं थे, हिमाचल का लड़का, सोलन का रहने वाला। हाँ, तो और अगर आप हिमाचल जाएंगे, शिमला, सोलन बाजार में इसकी स्टैचू लगी हुई है। अगर आप मेजर संजय चौहान शौर्य चक्र सोलन टाइप करेंगे तो आपको उसको फोटो मिल जाएगा आपको नेट पे। तो मतलब इतनी दिलेरी चाहिए, हिम्मत चाहिए कि जब मस्जिद में कोई मीटिंग हो रही हो, जाहिर सी बात है बहुत, वहाँ मतलब वो जुबान उनकी अलग होती है, उस जुबान के वो भी सीखा हुआ था। तो इतनी आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी होती होगी ना, खुद सेल्फ ट्रेनिंग। ये मोटिवेशन मैं बता रहा हूँ कि किस लेवल का मोटिवेशन था उस आदमी का। आप ये देखिए, उन चारों का, जो भी 4 या 3 जितने भी थे, मेरे को याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, मैंने एकदम से इंसिडेंट याद आया तो ये एक बहुत मेजर इंसिडेंट है। ये एक कई इंस्टीट्यूशंस में ये केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता था कि कैसे, हाउ इट कैन बी सो डेंजरस अगर आप की टीम में कोई गड़बड़ हो जाए, या तो उसमें काफ़ी लोगों का। लेकिन जब आप एज अ फौजी, जब आप अपने साथी की लाश को ऐसी हालत में देखते हैं, तो उस समय ख्याल कैसा मन में निकल? ख्याल ये आता है कि मैं सब कुछ जला दूं, वहां पर सब कुछ तबाह कर दूं, ये ख्याल आता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिर एक कोई टारगेट लेके चलते होंगे कि नहीं, इसका बदला तो लेना है। बदला लेते हैं, फिर बदला लिया भी जाता है, बदले होते भी हैं। और बचता कोई नहीं है, आतंकवादी तो कभी नहीं बचता है। और उसके पीछे लोग पड़े रहे। और वहाँ पर जो मेरे को याद पड़ता है कि वो आतंकवादी सारे के सारे मार दिए गए थे इन द सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, बचा कोई नहीं। बट पॉइंट ओवर हियर इज कि आप चलिए, बाकी तो जो है वो है, लेकिन उस आदमी की दिलेरी देखिए आप। बट एज यू हैव स्पेंट अ गुड नंबर ऑफ इयर्स इन कश्मीर। मैंने तो बहुत लंबा अरसा किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी किया है। मतलब वो गांदरबल जैसे इलाके आप बता रहे हैं, तो मतलब हाँ, एंटी काउंटर टेररिज्म भी किया है। मेरे को खुद को वहाँ पर ऑपरेशंस में गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है जी। और मैंने बड़े क्लोजली एनकाउंटर्स भी देखे हैं, करे भी हैं, लड़ाई भी लड़ी है, और ये सब रहा है। तो फिर आपने वहाँ की समस्या को क्या समझा कि मतलब कैसे वहाँ का के जो लड़के हैं इतनी जल्दी कैसे बरगला दिए जाते हैं, कैसे? वहाँ की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल इशू था, और सेसेशनिज्म शुरू से रहा, क्योंकि हमने अपीजमेंट के चलते उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया 370 और ये ऑल दिस नॉनसेंस, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और हम ही ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। हम ही जब जीत रहे थे और जब पूरा कश्मीर हमारे हाथ में था और बिल्कुल कब्जे के दायरे में था, अभी हम कहते हैं पीओके कब आएगा, पीओके आ रहा था। जनरल थिमैया ने मांगा था नेहरू से एक्स्ट्रा डिवीज़न, और भारत के पास बहुत आर्मी थी उस समय। तो भारत के पास उस समय बहुत आर्मी थी, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म ही हुआ था। हमारी तब मेरे ख्याल से 27 लाख की फ़ौज थी, आज की तारीख में 12-13 लाख की फ़ौज है। सोचो कितनी बड़ी फ़ौज थी हमारे पास में। और जनरल थिमैया ने कहा कि मेरे को 1 डिवीज़न एक्स्ट्रा दे दो। ओके। 1 डिवीज़न। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, वो फ़ौज जो है वो पार्टीशन के उसमें लगी हुई है, वो बहुत रेफ्यूजी आ रहे हैं और इसको मैनेज कर रही है। 1 डिवीज़न नहीं दे पाए वो। हमको 1 डिवीज़न चाहिए था, क्योंकि हम उड़ी तक तो पहुंच गए थे, कब्जा कर लिया था हमने वापस। आगे डोमेल था, डोमेल के बाद में मुजफ्फराबाद था, और हम जीत रहे थे, पाकिस्तानी फौज दौड़ रही थी। तो वो ना करने की बजाय आप सीधा यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए और आपने वहां जाके कहानी पर रोक लगा ली। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर करवा दिया और वहां पे फौजें रुक गई। वो आज तक वहीं रुकी हुई हैं। आप यूनाइटेड नेशंस जाते, थिमैया 1 डिवीज़न मांग रहे थे, उनको आप 1 डिवीज़न दे देते, तो ये कहानी नहीं होती जो कहानी चल रही है। और 370 ना लगाते, तो आपने जो नहीं करना चाहिए था वो आपने सब कर दिया आपने।
आप यूनाइटेड नेशंस भी चले गए, आपने जनरल थिमैया को एक डिवीजन मांगा, आपने वो नहीं दिया, आप ने फिर 370 और लगा दिया। किस चीज के लिए लगाया भाई? तो नेहरू इज टू बी ब्लेम्ड। नेहरू हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। और ये मैं खुद इस तरीके से ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1947, 1948 हर एक लड़ाई का एक बुक निकलती है, बाद में निकलना बंद हो गई। आई थिंक 62 तक की तो है, जो कि क्लासिफाइड रखी गई है। एंडरसन रिपोर्ट है, क्या है वो? एंडरसन। हाँ, एंडरसन। और फिर इस तरीके की हैं वो, हर ऑपरेशन के बाद होती है वो, डीक्लासिफाई नहीं हुई, बट ये डीक्लासिफाई हुई। उसमें एक एक दिन का काउंट है पूरे 1.5-2 साल की लड़ाई का। बहुत ही अमेजिंग बुक है वो, हम लोगों को तो पढ़ाई भी जाती है वो। एंड तारीख बाय तारीख, इंसिडेंट बाय इंसिडेंट इज सो वेल डॉक्यूमेंटेड। उसमें ये लिखा हुआ है कि जनरल थिमैया आस्क्ड फॉर 1 डिवीजन, और फिर नेहरू ने क्या बोला, जो उसका जो आया कि नेहरू ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल वर्बैटम, क्योंकि उस जमाने में तो लेटर्स के थ्रू आते, तो एवरीथिंग इज सो वेल रिटन। यस, नेहरू इज टू बी ब्लेम्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यू डिड नॉट कंसल्ट, आपने जो टेक्निकल प्रोफेशनल एडवाइस को दरकिनार किया आपने, और आपने वो सारे काम करे जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे। वो अभी हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, कि आप कर तो लेंगे, लेकिन क्या आप में कैपेसिटी है उसको सस्टेन करने की? आप एक वर्ल्ड लेवल के लीडर बनना तो चाहते हैं, आपने कोशिश भी करी, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है भाई, आपके मुल्क की कैपेसिटी नहीं थी। आपने तिब्बत छोड़ा, तिब्बत छोड़ के आए ना वहां पर, आपकी तो फौज बैठी हुई थी ल्हासा में। हाँ बिल्कुल। आपने छोड़ दिया कि ठीक है चाइना तो आ जा। यूनाइटेड नेशंस जब आपको दे रहा था परमानेंट सीट, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम बड़े नहीं है, बड़ा चाइना है, उसको बिठाओ। आपने बोला ना। लखनऊ के अंदर वॉर गेम हुआ, विलिंगटन स्टाफ कॉलेज के अंदर वॉर गेम हुआ, बताया गया 2 साल पहले बताया गया नेहरू साहब को कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये हम बहुत बड़े संकट में जाने वाले हैं। जनरल थोराट ने प्लान अपना पूरा बना के लेके आए, कृष्णा मेनन वाज द डिफेंस मिनिस्टर, लेके आए थोराट प्लान। उन्होंने पूरा थोराट प्लान देखा, उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया, और 62 की लड़ाई के बाद वही थोराट प्लान के ऊपर ही आपने डिफेंसेस बनाए। तो अगर आपकी वाहवाही होती है, और क्योंकि आप नेता हैं, तो अच्छाई के लिए अगर आपके ऊपर माला पड़ेगी, तो फिर बुराई के लिए आपको करना पड़ेगा। और आपने साउंड डिसीजंस नहीं लिए, और यही गलती हमने श्रीलंका में भी करी थी बाय द वे। बिल्कुल। JN दीक्षित के कहने पर आपने पूरा खेल रच दिया और इतनी फौज मरवा दी, उसकी तो कोई बात नहीं करता है। इट्स सो एम्बैरेसिंग। इतने 71 की लड़ाई में लोग नहीं मरे जितने वो श्रीलंका में मर गए। सो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो मतलब 370 रिपीलमेंट के बाद सिचुएशंस हैव गॉन बेटर। ऑब्वियसली थिंग्स हैव बिकम बेटर। आपने पूरा उनका इकोसिस्टम तोड़ दिया, थिंग्स हैव बिकम बेटर, फार बेटर। वो जनरली लोग कहते हैं कि यार वो पहलगाम हो गया तो फिर 370, वो ऐसे करके लिंक करते हैं, इट क्रिएट्स अ गुड साउंड बाइट, बट हाँ इट डज, यू नो, बट इट डज नॉट एड अप। जब हम ऑपरेशन करा करते तब उस जमाने में 25 से 30 हजार आतंकवादी था वैली में। आज की तारीख में मेरे ख्याल से 100 से भी कम है, और पत्थरबाजी के इंसिडेंट नहीं होते। मेन स्ट्रीमिंग हुई है, तो फर्क पड़ा है ना 370 से। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो जाती है, तभी शायद पहलगाम या फिर वो तो कभी भी हो जाएगी, जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। अब आप मेरे को बताइए, आप चाहती हैं कि आपके घर में चूहा घुसे और आपके कपड़े काट जाए? लेकिन कभी तो घुस भी जाता है ना वो, और कपड़े भी काट जाता है। कोई चाहता है कि मेरे दरवाजे में दीमक लग जाए, लेकिन फिर भी दीमक लग जाती है, आप इतना ट्रीटमेंट करा के रखते हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी।
हर्मेटिकली सील्ड कोई चीज नहीं होती कि ऐसा नहीं कि वहां पे सील लग गई है साहब अब तो कुछ नहीं हो सकता, ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो तो चलता रहेगा। पहलगाम जैसी घटनाएं भी होंगी, आतंकवाद की दिल्ली में ब्लास्ट जैसे हुआ था, पहले भी होते थे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन किस इंटेंसिटी से होंगे, किस फ्रीक्वेंसी से होंगे और किस लेवल पर होंगे, ये बताएगा कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। थैंक यू कर्नल दानवीर, हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक यू मैम। थैंक यू।